अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल की। आप जैसा कि जानते हैं कि इजराइल किस तरीके से फ़िलिस्तीन के अंदर ज़मीनों को ग्रैब करता है, फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से हटाता है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा करता है। जो सेटलर्स हैं, सेटलर्स किन्हें कहते हैं? सेटलर्स वो लोग हैं, वो ज्यूज़ हैं जो बाहर से आकर इजराइल में बस गए हैं, उनको ज़मीनें दे देता है फ़िलिस्तीनियों की। तो देखते हैं कि सिनेरियो क्या है, किस तरीके से वो ज़मीनें देता है, क्या वो क्राइम करता है, वॉर क्राइम्स करता है, जिसको कि यूएन ने भी कहा है कि ये वॉर क्राइम है। ये जो आप सेटलर्स को बुला के फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें दे रहे हो उन्हें, ये एक वॉर क्राइम है। तो देखते हैं कि करता कैसे है ये। जेरूसलम की बात करते हैं क्योंकि आजकल जो मसला चल रहा है वो पूरा जेरूसलम के ऊपर चल रहा है और हमेशा से जो लड़ाई है वो जेरूसलम की लड़ाई है। तो जेरूसलम में किस तरीके से फ़िलिस्तीनियों को हटाया गया, पूरे जेरूसलम में सेटलर्स को बसाया गया। आप जेरूसलम का जब मैप देखेंगे तो देखेंगे एक जगह मुस्लिम क्वार्टर्स है, एक जगह क्रिश्चियन क्वार्टर्स है, एक जगह ज्यूज़ क्वार्टर्स हैं। जो ईस्ट जेरूसलम है वो पूरे तरीके से ज़्यादातर जो है ज्यूज़ ने कब्ज़ा कर ही लिया है। जो मुस्लिम क्वार्टर्स के अंदर थोड़े बहुत मुसलमान बचे हैं, वहाँ पर भी किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ये लोग। वहाँ पर कोर्ट किस तरीके से लॉ बनाकर उनकी ज़मीनों को ग्रैब कर लेता है। ज्यूज़ के लिए कोई लॉ नहीं है जिस तरीके से वो ज़मीनों को ग्रैब करते हैं, और फ़िलिस्तीनियों के लिए बहुत सख्त लॉ हैं। उन लॉ की भी बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से उनकी ज़मीनों को छीना जाता है। मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरीके से जेरूसलम को बेचा गया। आपको एक वर्ड बताता हूँ, मिडिल मैन, यानी जिसको हम इंग्लिश में ब्रोकर भी बोलते हैं, मिडिल मैन को। देखिए ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज दुनिया भर में फैली हुई हैं, जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदती हैं, प्रॉपर्टीज़ को ओन करती हैं, लोगों से उन प्रॉपर्टीज़ को खरीद कर उनको रेंटल पे उठाती हैं और बेचती भी हैं। तो जेरूसलम के अंदर क्या होता है, ये सेटलर्स किस तरीके से काम करते हैं कि वहाँ से फ़िलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और किसको दे देते हैं? सेटलर्स को दे देते हैं। अब क्या ये ऐसे ही हो रहा है जैसे पूरी दुनिया में होता है कि भैया प्रॉपर्टी खरीदी बिल्डर ने और दूसरे को सेल कर दी, या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग की गई है। किस तरीके से फ़िलिस्तीनियों से ज़मीनों को खरीद के, क्या फ़िलिस्तीनी अपनी मर्ज़ी से ज़मीन दे देते हैं? क्या वो ऐसे ही छोड़ देते हैं अपनी ज़मीनों को? तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनियों को अपने ही मुल्क के अंदर रिफ्यूजीज़ का दर्जा दे दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको हम रिफ्यूजी बना देते हैं। और रिफ्यूजी बनाने के बाद ऑफ़र कर दिया गया कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप रिफ्यूजी हैं, तो हम आपको एक घर दे देंगे, ये फैसिलिटी दे देंगे, यहाँ पे ये चीज़ें दे देंगे। बहुत सारे फ़िलिस्तीनी ऐसे थे जो इस बात पे मान गए और रिफ्यूजी बनने को तैयार हो गए। आज वो रिफ्यूजी हैं तो उन्हें रिफ्यूजी कैंप मिले हुए हैं, कोई सही से घर भी नहीं मिला हुआ है, जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो एक तो वो रिफ्यूजी भी बन गए, उनको सही से फैसिलिटी भी नहीं मिली, और बेवकूफ़ बना दिया गया उनको, और उनको ऐसे ही रिफ्यूजीज़ की तरह डाल दिया गया एक एरिया के अंदर जहाँ पर अब उनका कोई भी ह्यूमन राइट नहीं बचा। ना वो ज्यूज़ के ख़िलाफ़, सेटलर्स के ख़िलाफ़ वहाँ जा सकते हैं। सेटलर्स कभी भी आकर उनके घरों में घुस के कभी भी तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। सेटलर्स कभी भी उन लोगों को जान से मार देते हैं। वो केस भी नहीं लड़ सकते, वो तो रिफ्यूजी हैं, उनका तो केस भी नहीं सुना जाता, और केस सुना भी जाता है तो वो फैसला जो होता है तो वो सेटलर्स के हक़ में होता है। अब वापस आते हैं इस बात की तरफ कि जेरूसलम से किस तरीके से मिडिल मैन जो हैं, जो अरब ब्रोकर्स हैं। अब देखिए मिडिल मैन का जब नाम आ रहा है ना, तो अरब ब्रोकर्स का नाम आता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। कैसे पाल रखे हैं? अरब मुल्कों में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों को ख़रीदती हैं बाहर से, उनको भरोसे में लेकर। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं, और उनकी ज़मीनों को ख़रीद कर वो फिर बेच देते हैं सेटलर्स को। फ़िलिस्तीनियों के लिए और इजराइलियों के लिए अलग अलग लॉ है। फ़िलिस्तीनियों के लिए लॉ क्या है? फ़िलिस्तीनियों के लिए लॉ है, जेरूसलम के अंदर वो 1 इंच भी नहीं बना सकते। अगर उन्हें बनाना है कुछ तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो परमिशन उन्हें सालों साल नहीं मिलती। जैसे जैसे उनकी फैमिलीज ग्रो करती हैं, उन्हें फ्लोर्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ले, मान लीजिए एक चबूतरा भी बना लिया अपने घर के आगे, कुछ टूट गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर लिया, तो फ़ौरन के फ़ौरन जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी है उनके ऊपर इम्पोज करती है सैंक्शंस, और उसको परमिशन मिली हुई है कि वो उनके घरों को ढा दे, उनके घरों को गिरा दे। तो ऐसा तो नहीं होता कि घरों को गिरा दिया गया फ़ौरन या ढहा दिया गया, लेकिन फोर्स किया जाता है। फिर उन फैमिलीज़ को उनके खिलाफ पहले ऑर्डर इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर इशू करने के बाद प्रॉपर्टी को सीज़ करा जाता है। अब प्रॉपर्टी सीज़ कर दी गई, सब कुछ कर दी गई, यहाँ पर अब रोल आता है मिडिल मैन का। मिडिल मैन क्या करता है? देखिए अरब के ज़्यादातर ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो भी इजराइल के साथ, और यूएई से सबसे बड़ी फंडिंग जो है उनके घरों को ख़रीदने में होती है।
और यूएई आज आपके सामने रिवील हो ही चुका है। 1 साल पहले तक रिवील नहीं था, कोई कहता तो कोई मानते नहीं थे। मैं भी पहले ये न्यूज़ जब सबको सुनाता था तो उस पर लोग हैरानी करते थे। आज रिवील हो चुका है कि यूएई की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है, सऊदी अरब की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है और यूएई की कंपनीज एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं। फ़िलिस्तीनियों से ज़मीनें खरीदती हैं, उनको भरोसे में लेकर या उनके इम्पोजिशन के बाद उनको बहुत बड़ा अमाउंट देकर, उनके कर्जे निपटाकर, उनके ऊपर जो फाइन्स लगाए गए हैं उसको पे करके और उनको प्रॉपर्टी की डबल ट्रिपल कॉस्ट देकर उसको ख़रीद लेती है और फिर वो सेटलर्स के हवाले कर देती है। क्योंकि देखिए, इजराइल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सेटलर्स की जो पेमेंट करेगा वो भी इजराइल गवर्नमेंट करेगी। सेटलर्स को ये भी परेशानी नहीं है कि उन्हें एक भी रुपया पे करना है। उन्हें तो बस जाके फ़िलिस्तीनियों के घरों के बाहर हंगामा करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं और अगर वो नहीं मान रहे, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो फिर टेढ़ी उंगली करके उनको मार देना है। उनके ऊपर वो भी इल्ज़ाम नहीं आना है। तो उनकी तो हर तरफ से जो है विन विन सिचुएशन है। वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और जिसका दिल चाहता है वो किसी भी घर को क्लेम कर लेता है। वही 947 वाले एक्ट के थ्रू, उसमें ये कि जिससे 47 से पहले जिसकी भी ज़मीन है वो ज्यूज़ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनी क्लेम नहीं कर सकते। जबकि ज्यूज़ आते हैं और कहते हैं 2000 साल पहले ये प्रॉपर्टी मेरी थी। अब आप सोचिए ज़रा, 2000 साल पहले की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है बंदा, इसलिए ये मुझे दे दी जाए। अब उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होंगे, इस तरीके से प्रूफ होता है, वो वन साइडेड प्रूफ करवा कर उसको दे दी जाती है क्योंकि उसने क्लेम कर दिया, इसलिए वो प्रूफ माना गया। अच्छा, अरब ब्रोकर जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को खरीदते तो ऐसा नहीं है कि उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। अरब ब्रोकर कभी भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ का होगा उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर ऑफ जेरूसलम से और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक वहाँ बनी हुई है जो कि ये देखती है कि जो मुस्लिम्स के घर हैं वहाँ पर जो एरिया है मुस्लिम्स का बना रखा है जेरूसलम के अंदर, उसमें किसी भी घर वाले की ज़मीन कहीं गलत ना बिक जाए, कहीं सेटलर्स के हाथ में लग जाए। वो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई। लेकिन आप जानते हैं कि वो अथॉरिटी किसके अंडर में काम करेगी और मैं आपको रिवील भी करूँगा कि उस अथॉरिटी ने किस तरीके से बहुत सारे घरों को हैंड ओवर कर दिया है सेटलर्स के हाथों में, अप्रूवल देकर कई जगह पर, गलत अप्रूवल देकर, और कई जगह पर क्या हुआ है कि सही अप्रूवल्स को रोक के बहुत सारे अच्छे कामों को रोका गया। जो अरब ब्रोकर्स परमिशन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं गवर्नर ऑफ जेरूसलम से, उनको जैसे ही वो अप्रूवल मिल जाता है वो ज़मीन उन फ़िलिस्तीनियों से ख़रीद लेते हैं, अच्छा पैसा देकर, लालच देकर। मैंने आपको बताया किस तरीके से ख़रीदी जाती है और फिर कंपनी जो होती है वो रातों रात सेटलर्स को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है और अथॉरिटी दे देती है। अब यहाँ पे देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क्या रोल रहता है। वो एक इंसिडेंट से मैं आपको अपनी बात को समझाऊंगा। एक इंसिडेंट है फदी अल सलमीन का। ये एक पैलेस्टीनियन बिजनेसमैन है। इसने रिवील किया था यूएई किस तरीके से पूरा गेम प्लान कर रहा है और किस तरीके से वहाँ की प्रॉपर्टी को, बहुत बड़ा यूएई का हाथ है वहाँ के प्रॉपर्टीज़ को लेकर और सेटलर्स के हाथों में सौंपने का। तो फदी अल अमीन जो बिजनेसमैन है उसने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, उसमें बताई और सारी चीज़ें रिवील करी हैं। उसने कोशिश करी थी कि प्रॉपर्टीज़ सेटलर्स के हाथ में न जाए। तो उसने क्या किया, वो भी ब्रोकर है, वो भी यूएई से है, वो गया वहाँ पर इंडिविजुअल्स से बात करी। मतलब यूएई के बहुत लोग ऐसे हैं भाई, मुस्लिम उम्मत में बहुत ज़्यादा इत्तेहाद होता है। इन लोगों ने चाहा कि प्रॉपर्टीज़ बिके ना, हम खरीद लें वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और उन सेटलर्स को ना मिल पाए। अब जब वो यूएई में रहते हुए प्रॉपर्टीज़ खरीद लेंगे वहाँ की तो सेटलर्स के हाथ में नहीं जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जब उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग हो गई इस चीज़ के ऊपर और वो जाकर वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने लगा, उनकी कोशिश करने लगा, तो जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ से उसने परमिशन लेने की कोशिश करी तो उसने क्या करा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उसको रोक दिया, उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिया और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि नहीं भाई ये तो अपोजिशन पार्टी यानी अब्बास की जो गवर्नमेंट है उसकी अपोजिशन में दूसरी जो पार्टी है या हमस कह लीजिए किसी और से, कि वहाँ से इनको फंडिंग हुई के अकाउंट में और अब ये घरों को ख़रीदेंगे और हमारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ख़िलाफ़ जो है वर्कआउट करेंगे। तो उसको इस तरीके से रोक दिया गया और पैलेस्टीनियन की प्रॉपर्टीज़ को बचाने नहीं दिया गया। इसी तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होती है वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जेरूसलम अफेयर्स के साथ। तो वहाँ से जब जाहिर है जब उनकी पोजीशनिंग, जब उनकी जॉब प्लेसमेंट वहाँ से हो रही है तो उनके अंडर में ही काम करेगी, उनके जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। तो वो उनके अगेंस्ट भी नहीं जाती है और जैसा जेरूसलम की गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट कहती है वैसे वो काम करती है। तो गवर्नर ऑफ जेरूसलम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ठीक, अब वेस्ट बैंक में जो गवर्नर ऑफ जेरूसलम है उनकी भी बात सुनी जाती है और इसी तरीके से वहाँ से भी लोगों को हटा दिया जाता है। एक और आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ। अल अत्तारी एक बिजनेसमैन है, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी
यानी हम ब्रोकर्स की जब बात कर रहे हैं, मिडिलमैन की बात कर रहे हैं, तो ये भी बात कर रहे हैं कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो बचाना चाहते हैं वहाँ से प्रॉपर्टीज़ को और ओन कर लेना चाहते हैं और बेचना नहीं चाहते, फिर ऐसे भी हैं। और ऐसे भी हैं कि ख़रीदते हैं और बेच दी जाती है। तो एक अल-अत्तारी बिजनेसमैन है, उसने कहा कि मैंने इस मुआहदे पर, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि मैं सेटलर्स को ये प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, एक फ़िलिस्तीनी की ज़मीन को ख़रीदा, उसके घर को ख़रीदा। जब उसने उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया तो अगले दिन वो देखता है कि ये रातों रात ट्रांसफ़र कर दी गई, बिना उसके सिग्नेचर के, बिना उसकी मर्ज़ी के, बिना किसी चीज़ के वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई किसी कंपनी को। अब वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है दाहो होल्डिंग कंपनी। अब इसके खिलाफ एहतजाज हुआ। जब इनसे पूछा गया तो अल-अत्तारी ने कहा कि मैंने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और मुझे नहीं पता कि रातों रात कैसे वो ट्रांसफ़र कर दी गई एक सेटलर को दाहो होल्डिंग कंपनी के द्वारा। और उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई इस कंपनी ने खरीदी थी, इसने ट्रांसफ़र कर दी और इसकी ओनरशिप ख़त्म कर दी गई। इसको बता दिया गया कि भैया तुमने ये प्रॉपर्टी दाहो को बेच दी रातों रात। जिसने बेची है, यानी अल-अत्तारी जो बिजनेसमैन है, उसे पता ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बेची गई है। इस तरीके से पूरे फ़िलिस्तीन के अंदर ज़मीनों को ग्रैब किया गया। अब जेरूसलम के अंदर भी ग्रैब किया जा रहा है और इसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम पूरे इज़राइल को, पूरे जेरूसलम पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे, उसको कैपिटल बना लेंगे, इज़राइल को एक्सपेंड करेंगे। और इज़राइल हमेशा लैंड ग्रैबर रहा है। ये जो ज़ियोनिस्ट हैं, ये लैंड ग्रैबर्स रहे हैं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए, अपने गवर्नमेंट को बढ़ाया जाए, अपनी ज़मीनों को बढ़ाया जाए। इकोनॉमिकली इन्होंने दुनिया पर कब्ज़ा कर ही रखा है, बैंकिंग सिस्टम पे इन्होंने कब्ज़ा कर ही रखा है। गुलाम एक तरीके से हर कंट्री को इन्होंने बना ही रखा है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। जो चाहे वो काम निकलवा लेते हैं। पेटेंट्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं ज़्यादातर। इनका एजेंडा क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता था पूरा, किस तरीके से जेरूसलम में लैंड को ग्रैब किया गया। आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा नई न्यूज़ के साथ, कंप्लीट डिटेल्स के साथ, इजराइल की आज की जो सिचुएशन है उसके साथ। तब तक के लिए शब बखैर।